क्लाइंट को सुनिए कि वो चाह क्या रहा है। हम लोग सुनते नहीं, बताना शुरू कर देते हैं। पहले क्लाइंट को अच्छे से सुनिए कि उसको बनवाना क्या है, क्या क्या उसका एंड गोल क्या है, उसको सुनिए, पूरा सुनिए। और बातों बातों में कोशिश कीजिए कि उसका बजट समझ सकें। आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं कि सर आपका बजट क्या है। अब यहाँ पे मैंने बोला था बातों बातों में बजट पूछने का क्या मतलब होता है। देखो, क्लाइंट ने बजट जो भी बताया कि मान लीजिए मेरा बजट है 2000 रुपये, एक्चुअल में 2000 रुपये उसका बजट है ही नहीं। अब बातों बातों बजट कैसे पूछा जाता है। लेट्स सपोज आई गेट अ कॉल फ्रॉम अ क्लाइंट एंड ही इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो पहली चीज मेरे दिमाग में, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उससे इंग्लिश में बात करूं। अगर वो मेरे से इंग्लिश में कंटिन्यू रहता है तो मेरे दिमाग में एक सेट हो जाएगा कि वो इस लेवल का नहीं है, वो थोड़ा सा इस लेवल का है। ठीक है, बजट वो इस लेवल का है। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या वो उसका स्टार्टअप है या पहले से कोई कंपनी चला रहा है। अगर वो बिल्कुल स्टार्टअप है, मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्लाइंट रहता कहाँ पर है, उसका ऑफिस कहाँ पर है। बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। अगर आपका ऑफिस बहुत चीप सी जगह पर है, आप क्लाइंट बहुत चीप सी जगह पे रहता है, तो समझ जाइए कि वो ज़्यादा बजट नहीं दे पाएगा आपको जानना है कि उसका ऑफिस किधर है और वो रहता कहाँ पर है। ये बजट दिमाग में आपको वहीं से पता चल जाएगा। अगर वो भले ही रहता बहुत पॉश एरिया में है, महारानी बाग में रहता है, एनएफसी में रहता है, और वो आपसे कह रहा है कि मेरा बजट नहीं है, 2000 रुपये है, तो समझ जाइए वो झूठ ही बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्लाइंट से हम बजट पूछते भी नहीं है, बस हमें इतना पूछना होता है कि आपकी कंपनी करती क्या है, आप रहते कहाँ पर, आपका ऑफिस किधर है। दैट्स इट। इन 3-4 चीज़ों से पता चल जाता है कि क्लाइंट का स्टैंडर्ड क्या है, वो कितना खर्च कर देगा। अब मान लीजिए क्लाइंट का प्रोडक्ट ही कोई चीप सा प्रोडक्ट है, मोमबत्ती बनाता है, तो क्या ही आप उससे ले लोगे बजट। हाँ, मोमबत्ती बनाता है लेकिन बहुत क्लासी वाली डेकोरेटिव मोमबत्ती स्टार्ट कर रखी है उसने और बहुत प्रीमियम लेवल पे लेके जाना चाह रहा है, तो यस, बजट उसका ठीक ठाक है। इसलिए मैंने बोला था बातों बातों में बजट समझना है। अब उससे सुन लिया, सवाल जवाब कर लिए, थोड़े सवाल जवाब और कीजिए। कुछ चीज़ें आपने जरूर पूछनी है। पहली चीज़ आपने ये पूछनी है कि आप मेरे से डिजाइन बनवाना चाह रहे हो। चलो लोगो के ही एग्जाम्पल लेते हैं। आप मेरे से लोगो बनवाना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ तो आइडिया होगा ना कि कैसा लोगो होना चाहिए, तो उसकी पसंद पूछ लीजिए। ऐसा कभी नहीं होता कि क्लाइंट ने कुछ भी रेफरेंस ढूंढ के नहीं रखा, उसने जरूर कुछ ना कुछ ढूंढ के रखा होगा, तो उससे वो रेफरेंस ले लीजिए। क्या नापसंद है, कई बार क्लाइंट कहता है कि यार मैंने ना बनवाए थे, मुझे पसंद नहीं आए, और ऐसा होता है, क्लाइंट ने जरूर कुछ ना कुछ कर रखा होता है, आपके पास आएगा वो, तो 3-4 से काम कराते हैं। मैं जरूर पूछता था कि आपको नापसंद क्या है, भले ही मुझे पसंद वाला मत भेजना, मुझे नापसंद वाला भेज देना, कि जो आपको कम से कम मेरा टाइम बच जाएगा कि मुझे इस जोन में डिजाइन नहीं बनाने। तो पसंद, नापसंद, बजट, जो कि डायरेक्ट भी पूछ सकते हो और इनडायरेक्ट अंदाजा भी लगा सकते हो कि लोकेशन क्या है, ऑफिस क्या है, काम क्या है, ये सब। मीटिंग के टाइम पे आपने कोशिश करनी है क्लाइंट से थोड़ा सा पोलाइट और पर्सनल कनेक्शन बने। अब देखो, पहली मीटिंग में चीज़ होती नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, कॉल पे लोगों को तरीके भी नहीं पता होते, तो मैं बहुत डिटेल में इसमें जाऊंगा भी नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सेल्स की एक ट्रिक होती है, अगर आप सेल्स वालों को नोटिस करें तो वो नाम लेके बुलाते हैं कि मिस्टर योगेश, मिस्टर कौशल। इस तरीके से आप अगर पर्सनल कनेक्शन बनाते हैं क्लाइंट से, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि क्लाइंट का ट्रस्ट आप पे बन जाता है। आपको नाम लेना एक बता रहा हूँ मैं तरीका, कैसे भी करके कुछ पर्सनल कनेक्शन बनाने की कोशिश कर सकते हैं आप। इसके बाद एक चीज़ और है जो ज़्यादातर गलती कर देते हैं, कभी भी आपने पहली मीटिंग में या पहली कॉल में उनको कोटेशन नहीं देनी है, उनको प्राइसिंग नहीं बतानी होती। ये बहुत बड़ी गलती सब लोग कर देते हैं कि छूटते ही कितने का बनाओगे, इतने का बना देंगे। नहीं करना। अब आपने सारी चीज़ क्लाइंट से समझ ली। देखो, क्लाइंट डीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जितना ज़्यादा हो सके अपनी सेल्स की स्किल को इम्प्रूव करिए, लोगों को नोटिस करिए और मिलिए। अब आपने एक बार उससे सारा काम समझ लिया, तो साथ साथ में ही उसको ऐसा कुछ नहीं बनाना कि ये सब हो जाएगा, ये सब नहीं, पहले बस समझ लो। साथ साथ में उसको सजेशन मत दीजिए बहुत ज़्यादा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अनटिल अनलेस आपके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज ना हो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हो कि यार ये इंडस्ट्री में हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत गाइड कर दीजिए, लेकिन ज़्यादा कुछ मत बताइए।
करना क्या है, आपने क्लाइंट से थोड़ा टाइम लेना है। मेरे पास अगर किसी का भी कॉल आता है कि योगेश हमें ये वीडियो बनवानी है, ये वीडियो बनवानी है, मैं सिर्फ इतना सा बोलता हूँ, ठीक है आप रेफरेंस भेज दो जो आपको चाहिए। जैसे जानता हूँ क्लाइंट के बारे में, ज़्यादा बात नहीं करता, कि आप रेफरेंस भेज दीजिए, क्या बनवाना है क्या नहीं बनवाना है, दोनों तरीके के रेफरेंस भेज दीजिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। अब आपने ये जो टाइम लिया है, इस टाइम में आपने अच्छे से क्लाइंट के बारे में रिसर्च करनी है, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स, उसके डिज़ाइंस, उसके वीडियो जो भी आपको काम मिला है उसका अच्छे से रिसर्च कर लीजिए और एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना लीजिए, एक अच्छा सा मूड बोर्ड बना लीजिए कि आप उसके लिए क्या करेंगे। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको बोलते हैं प्राइसिंग, और उसमें ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितनी प्राइसिंग कोट की जाए, और इसका जवाब किसी को भी नहीं मिल पाता, कि समझ ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि फ्रीलांसिंग मार्केट है, कोई कितना चार्ज कर रहा है, कोई 15,000 चार्ज कर रहा है, कोई 5,000, कोई 500 रुपये। तो आप कितना चार्ज करें इसको ध्यान से आपने खुद समझना है, खुद से अपनी वैल्यू डिसाइड करनी है, खुद से अपनी प्राइसिंग डिसाइड करनी है। करते कैसे हैं जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लेट्स सपोज आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, मिडिल इंडिया में रहते हैं, तो 2-4 फ्रीलांसर्स को या 2-4 एजेंसीज को रैंडम कॉल करके एक बार मार्केट वैल्यू पता कर लेनी है कि इसका मार्केट प्राइस क्या है। जैसे कि अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तो आपने रैंडमली दूसरे वीडियो एडिटर से, तीसरे वीडियो एडिटर से चार्जेस पता कर लेने चाहिए कि क्या मार्केट रेट चल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट में एक वीडियो एडिटिंग का जो प्राइसिंग चल रही है वो 2,000 रुपये पर मिनट चल रही है और आप रैंडमली 8,000 रुपये पर मिनट बता दे रहे हो। पहले समझिए कि आपकी मार्केट में आपके जो डिजाइन्स हैं, आपके सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो एडिटिंग, मार्केट रेट चल क्या रहा है। और मार्केट रेट ऐसे ही पता लगता है एक दूसरे से डिस्कस करके। छोटा सा एग्जांपल है, अगर आपको किसी मार्केट के अंदर आलू बेचने, आलू ले लो, तो जाते ही आलू में रैंडम प्राइसिंग नहीं बताओगे, पहले 2-4 दुकानदारों से पूछ लोगे भाई तू कितने का बेच रहा है, तू कितने का बेच रहा है। तो सिर्फ यही फंडा है। अब आपने एक बार मार्केट के प्राइसिंग समझ ली, अब आपने अपने प्राइसिंग सेट करने कि मेरे प्राइसिंग क्या रहने वाले हैं। बहुत सिंपल सा होता है, सभी लोग आपको एक ही चीज गाइड करेंगे कि अपना एक चार्ट बना लीजिए, जितने में अपनी एक फिक्स प्राइस डिसाइड कर लीजिए कि मेरा ये महीने का ऑफिस चार्ज इतना रखने वाला है, मेरा कंप्यूटर के चार्ज इतना, इंटरनेट का चार्ज इतना, एक बेसिक चार्ज अपना निकाल के रख लीजिए। मान के चलिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने 1,000 रुपये अपना एक फिक्स चार्ज कर रखा है एक लेआउट डिजाइन का। डिजाइनिंग कभी भी इस तरीके से नहीं होती कि ये लीफलेट है, ये सोशल मीडिया पोस्ट है, लेआउटिंग वाइज आप करेंगे इस चीज को कि मैंने एक साइड की लेआउटिंग के 1,000 रुपये चार्ज कर रखे हैं। अब वो लेआउटिंग अगर 2 साइड की हो जाती है तो ओवरऑल आपका चार्ज डबल हो जाएगा, 2,000 रुपये हो जाएगा। कोई ब्राउचर करवाता है तो उसमें 3 साइड हो जाएंगी, कोई 4 पेज का ब्राउचर करवाता है, फोल्डर बनवाता है तो वो 4 गुना हो जाएगा। वो बहुत सिंपल सा फंडा है। किसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट बनवाई 1,000 रुपये, 2 बनवाई 2,000 रुपये, तो अगर आप एक लेआउट डिजाइन का प्राइस फिक्स कर लेंगे तो आपके लिए काम काफी आसान हो जाएगा। यहाँ पे जो 1,000 रुपये रखना है कि 500 रुपये रखना है, यार इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है, आपके डिजाइन को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। स्टार्टिंग में कम रख सकते हो, स्टार्टिंग में आप 250 रुपये रख सकते हो, 500 रुपये रख सकते हो एक लेआउट के। इसका डिसाइड करने का एक तरीका होता है, बहुत मजाक सा तरीका है लेकिन आसान तरीका है, बड़ा मज़ेदार तरीका है। मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ। आपको ये देखना है ओके, फाइन, नाइस, अमेजिंग। अगर आपके डिज़ाइन को देख के लोग बोलते हैं ओके है, अगर आपके डिज़ाइन को देख के लोग बोलते हैं फाइन है, कोई बोलता है ठीक है नाइस अच्छा है, कोई बोलता है अमेजिंग है, आपकी जर्नी ओके से लेके अमेजिंग तक की रहने वाली है। अगर आपके डिज़ाइन ओके पे है तो आपका प्राइस समझ लीजिए अभी आप 250-500 तक की ही लिमिट पे हो। लोग अगर आपके डिज़ाइन को देख के बोल रहे हैं नाइस, देन यू कैन इंक्रीज योर वैल्यू। अब आप 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 1,500 रुपये चार्ज कर। लोग आपके डिज़ाइन को देख के बोल रहे हैं वाओ अमेजिंग, बहुत अच्छा बनाते हो तुम, देन यू कैन चार्ज। तो अब आप 2,500, 3,000 चार्ज कर सकते हो अपनी लेआउटिंग के। तो अपनी वैल्यू नापने का बहुत अच्छा तरीका है कि आपके डिजाइन को देख के लोग ओके बोल रहे हैं कि अमेजिंग बोल रहे हैं, और मार्केट में आपके डिजाइन कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, बाकियों के मुकाबले के बना रहे हो या अभी उतने लेवल के नहीं बना रहे हो। और ये बात सबको अंदर से पता होती है कि मेरे डिजाइन अभी उस लेवल के है कि नहीं है। तो अपना मार्केट रेट डिसाइड करना है आप लोगों ने, एक फिक्स रख लीजिए, 1,000 रुपये, 2,500 रुपये, 2,000 रुपये, ट्राई करने के लिए एक फिक्स कर लीजिए। अब जैसे कोई वीडियो एडिटर है
तो अपना एक फिक्स रख सकता है कि अगर मैं एक रील एडिट करता हूँ किसी की, तो मैं एक रील एडिट करूँगा, 1 मिनट की रील होती है आमतौर पे, तो आप ले सकते हो कि मैं 2,500 रुपये या 2,000 रुपये एक रील एडिट करने के लिए लूँगा। आप ट्राई करके देख सकते हो कि लोग उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्लाइंट एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे तो थोड़ा कम करके देख लीजिए कि 1500 या 1000 रुपये में करके दूंगा एक रील। समझ पा रहे हैं? इसमें एक चीज़ और मैं एडिट कर देना चाहूँगा, लोग ना ये देखते ही नहीं कि क्लाइंट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। लेट सपोज आपने बोला कि मेरा काम तो बहुत अच्छा है, मैं तो रील के लूँगा 5,000 रुपये। भाई क्लाइंट ने महीने की 30 रील बनवानी है, 5 या 15, 1.5 लाख रुपये वो आपको नहीं देने वाला। तो थोड़ा सा ना क्लाइंट को समझ के ही प्राइस देने चाहिए कि क्लाइंट उतना दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि क्लाइंट को कैसे समझना है। तो क्लाइंट को समझिए, सारा एक बार में निकलवाने की कोशिश मत कीजिए। बहुत ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे कि सारा एक बार में प्राइस दे दिया, थोड़ा 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 थोड़ा। पहले लोगो डिज़ाइन का कोड दे दिया, लोगो डिज़ाइन करवा लिया, फिर सोशल मीडिया के लिए अप्रोच कर दिया, फिर वीडियो एडिटिंग के लिए अप्रोच कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके। अब यहाँ पे एक और सीक्रेट बता रहा हूँ क्लाइंट को बांधने का, प्राइसिंग डील करने का। आपने क्या करना है, जो भी मैं भी करता हूँ, लेट सपोज एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। मुझे पैकेजिंग का ऑर्डर आया कि किसी ने कहा कि पैकेजिंग डिजाइन करनी है। मैंने क्लाइंट से बात कर ली, समझ में आ गया कि कैसी डिजाइनिंग होगी। तो क्लाइंट बोलता है चलो बताओ पैसे। तो मैं बोलता हूँ देखो, अगर आपने सिर्फ एक बनवानी है मेरे से तो 10,000 रुपीज़। अगर आपने सिर्फ एक पैकेजिंग बनवानी है मेरे से तो 10,000 रुपये। हाँ, अगर आपकी पूरी रेंज है, जैसा कि आप बता रहे हो कि नमकीन की पूरी रेंज है या बिस्किट्स की पूरी रेंज है, तो मैं बोलता हूँ देखो, अगर आपने मेरे से 8-10, मिनिमम आपने मेरे से 5 पैकेजिंग बनवानी है, तो जो मैं पर प्राइस चार्ज करूंगा, पर पैकेजिंग के चार्ज करूंगा, वो चार्ज करूंगा 7,000 रुपीज़। एक के मैं चार्ज कर रहा हूँ 10,000 रुपये, 5 के मैं चार्ज कर रहा हूँ 7,000 रुपये। यानी कि ऑब्वियसली क्वांटिटी बढ़ेगी, रेट कम हो गया। अब क्लाइंट बड़े से ही उसको समझ में आता है कि यार बात सही कह रहा है, ज़्यादा कराऊंगा तो चीज़ें लॉक हो जाएंगी। तो आपने भी कॉम्बो में ही प्राइसिंग देनी चाहिए हमेशा, कि एक का इतना और ज़्यादा का इतना कम। अब जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, जब आपकी डील हो जाएगी कि हाँ, तो अब आपने एडवांस पैसे जरूर लेने हैं क्लाइंट से। अब जो आप एडवांस पैसे लोगे वो एक पैकेजिंग के नहीं, आपने 5 पैकेजिंग का 1/4, एटलीस्ट 1/4 आपने एडवांस लेना है उससे। बहुत सारी जगहों पे क्लाइंट कहते हैं कि सैंपल बना के दिखाओ, दिखा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सैंपल में, पर बहुत ज़्यादा सैंपल के पीछे मत भागिएगा। थोड़ा बहुत सैंपल बना के अगर क्लाइंट कहता है तो दिखा दीजिए, कोशिश कीजिए अपना पुराना काम से इसको सेटिस्फाई कर सको। लेकिन अगर आप सैंपल दिखा देते हो तो उस पर वाटर मार्क लगा के भेज दो सैंपल में, और सैंपल पे डिपेंड करेगा कि अब क्लाइंट आपसे आगे काम कराएगा कि नहीं कराएगा। अब एक और छोटी सी एक और चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हो। आपको ना एक मार्केट की नस समझनी चाहिए। मार्केट की नस कहती है कि किसी को भी डिज़ाइनर नहीं चाहिए, किसी को भी वीडियो एडिटर नहीं चाहिए, सबको कंटेंट क्रिएटर चाहिए। अब आप बोलो बड़ी अटपटी सी बात है, अटपटी सी बात नहीं है। आज की डेट में सबको अपना सोशल मीडिया कंटेंट जो है क्लाइंटर मेंटेन करके चलना है। सबको चाहिए उनके सोशल मीडिया पे टाइम पे चीज़ें जाती रहे। तो अगर आप डिज़ाइन के साथ साथ, वीडियो के साथ साथ उनको कंटेंट भी सजेस्ट करेंगे कि देखो मैं आपको कंटेंट भी बता सकता हूं कि आपने ये शूट करना चाहिए कि ये शूट नहीं करना चाहिए, तो आपको क्या कहना है, आपने क्लाइंट से ये बात जरूर बोलनी है कि मार्केट में ये चीज़ें चल रही हैं, आप प्लीज़ ये भी बनाइए। मैं अक्सर क्या करता था, मैं कंटेंट कैलेंडर साथ में देता था फ्री। क्लाइंट को बोलता था कंटेंट कैलेंडर मैं फ्री दूंगा आपको। कंटेंट कैलेंडर का मतलब होता है कि भाई देखो महीने में आप इस दिन ये डालोगे, इस दिन ये डालोगे, इस दिन ये डालोगे। थोड़ा सा कॉम्पिटिटर की रिसर्च कर ली, क्योंकि क्लाइंट ना इन चीज़ों में टाइम लगाना नहीं चाहता, वो चाहता है उसका टाइम बच जाए। तो समझदार लोग सबको चाहिए। अगर आप थोड़े क्रिएटिव और समझदार हो, डेफिनेटली क्लाइंट आपको काम दे देगा। आप बोलोगे नहीं कंटेंट आप दो, बना मैं दूंगा, बात नहीं बनेगी। तो सबको ना कंटेंट क्रिएटर ही चाहिए, सबको चाहिए कि कोई उनको सजेस्ट कर दे कि क्या करना है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, कंटेंट साथ में देंगे, तो डील 110% क्लोज हो जाएगी। आई होप कि आपको प्राइसिंग वाली चीज़ समझ में आई होगी। ये जो पॉइंट्स मैंने बताए, देखो मैं फाइनल ये नहीं बोल सकता कि आपको इतने रुपए ही चार्ज करने चाहिए, क्योंकि मैं कहीं पे बैठा हूँ, आप कहीं पे बैठे हैं, डिज़ाइन कुछ और हो सकता है, आपका टाइम कुछ अलग लग सकता है उसमें। मेरा बताना वो चीज़ सही नहीं है, आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपका कितना टाइम, कितनी वैल्यू लग रही है आप। अब कुछ लास्ट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसको मैं डू एंड डोंट्स के नाम से बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपने करनी है, कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो पहले जो चीज़ें आपने करनी है उसको ध्यान दीजिए। ऑलवेज अपग्रेड योर सेल्फ।
देखो बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, वो सोचते हैं कि एक तरीके का काम मिल गया तो इससे मेरी गाड़ी चल पड़ी। ऐसा नहीं होता है। हम जिस इंडस्ट्री के अंदर है, हमारी इंडस्ट्री हर वक्त अपग्रेड हो रही है, तो रिसर्च 24 घंटे चलनी चाहिए आपकी। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आती, लाइक अभी पीछे CGI एड्स वगैरह बहुत चलती थी, 3D एड्स बनती थी, अगर आपको नहीं आती तो सीखिए। ऑलवेज अपग्रेड, तुरंत सीखो, रात रात में सीखो, कुछ नहीं पता, कोई आपको घर में पैसे देने नहीं आएगा, आपको अपनी रोजी रोटी खुद चलानी है, सीखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, एक्स्ट्रा एडवाइस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि सबको क्रिएटर चाहिए, कंटेंट क्रिएटर चाहिए, तो आपने अपने क्लाइंट को हर बारी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडवाइस देनी है। ये इंडिया है, यहाँ पे थोड़ा धनिया मिर्च सबको फ्री में चाहिए ही चाहिए, तो हर बार अपने जो क्लाइंट है उसको थोड़ी बहुत एडवाइस देते रहिए बीच बीच में, उसको सही लगेगा, अच्छा लगेगा। ऑलवेज आस्क फॉर फीडबैक। बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, अपने क्लाइंट से फीडबैक नहीं लेते। याद है ना फीडबैक आपको क्या करेगा? फीडबैक आप ओके, फाइन, नाइस एंड ऑसम, ये सब चीजें आपको कहाँ पे हेल्प करने वाली है। कुछ क्लाइंट्स अगर आप उनसे फीडबैक नहीं लेंगे तो हो सकता है पीठ पीछे वो किसी और से डील कर चुके होंगे कि उनकी क्या कमी थी, क्या उनको चाहिए था, आप उनसे टाइम पे नहीं पूछेंगे रेगुलर टाइम पे, तो वो किसी और से डील कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ट्राई टू बिल्ड पर्सनल कनेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पर्सनल कनेक्शन एक ऐसी चीज है कि क्लाइंट हमेशा के लिए आपके साथ काम करेगा। बहुत सारी मेरी जिंदगी में ऐसी चीजें रही हैं जिसकी वजह से मुझे आज तक क्लाइंट मुझे काम देते रहते हैं। पर्सनल कनेक्शन क्या, आप क्लाइंट को इनवाइट कर सकते हैं अपने ऑफिस में, आप कॉफ़ी के लिए उनको इनवाइट कर सकते हैं, आप रेगुलर बेसिस पे उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं हालचाल, घर परिवार के बारे में। एक बार आपका पर्सनल कनेक्शन बन गया तो क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट रहे हैं, मैं एक एग्जांपल देके बताना चाहूँगा। जब मैं एजेंसी में जॉब करता था तो बहुत सारी कंपनी से डील करनी होती थी, तो जो कंपनीज के अंदर जो क्लाइंट सर्विसिंग या डील वाले लोग होते थे उनसे मेरे काफ़ी पर्सनल कनेक्शन बन जाते थे। तो जब मैंने एजेंसी छोड़ दी उसके बावजूद भी वो मुझे कॉल करके कुछ ना कुछ काम देते रहे कि यहाँ का काम है, वहाँ का काम है, बहुत सारे। ऑल्दो मैं मना कर देता था कि मैं अपनी इस वाली क्लाइंट का काम नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक तरह का धोखा हो जाएगा कि मेरी ही एजेंसी का काम आप मुझे पर्सनली दे रहे हो। डिलीवर बिफोर टाइम, जो भी प्रोजेक्ट आपको मिला है टाइम से पहले डिलीवर कीजिए। देखिए फ्रीलांसिंग में ना कोई आपका ऐसा नहीं है कि फिक्स सैलरी आएगी आपको और आपका जो क्लाइंट है वो फिक्स हमेशा आपके साथ रहेगा, नहीं। टाइम से पहले डिलीवर करो, क्लाइंट इम्प्रेस होगा। क्लाइंट को वीडियो डालनी है अगर ट्यूसडे को, उसको मंडे को वीडियो दे दो, संडे को वीडियो दे दो, ताकि उसको भी लगे कि हाँ यार चेंजेस के लिए टाइम मिल गया, बंदा टाइम से पहले दे देता है मुझे। लास्ट का एक पॉइंट है जो ध्यान में नहीं देते लोग, लेकिन बहुत काम का पॉइंट है, ऑलवेज अवेलेबल। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि 24 घंटे इंटू 7 क्लाइंट के लिए आपको हमेशा अवेलेबल रहना है। वो कभी भी कॉल करे, यस बात कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि उसने मैसेज किया था सुबह, आप देख रहे हो शाम को मैसेज किया, तुरंत रिप्लाई जाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे आप खुद के मालिक को मान के चलिए कि आपकी कंपनी है और आप ऑनर हो और एक एक क्लाइंट आपका बहुत वैल्यूएबल है, तुरंत रिवर्ट करो। जैसी कॉल आया तुरंत उठाओ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्लाइंट का काम पूरा नहीं हो पाया ना, क्लाइंट का 2 बजे देना था, बन नहीं पाया, तो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। गलत है। फ़ोन उठाइए, समझा दीजिए कि अभी नहीं हो पा रहा है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन अवेलेबल रहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मैसेज नहीं देखे गायब ही हो गए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अब है डोंट्स, जो चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। वैसे तो ये वाली चीज़ों की अपोजिट चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी है, बट इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप फ्रीलांसिंग में अच्छा खासा करियर बनाना चाहते हैं तो छोटे छोटे जो छुटपुट क्लाइंट्स हैं उनको अवॉइड कर दो। मतलब कि ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे जो आपसे बस टाइम पास के लिए काम कराएंगे कि मेरा लोगो बना दो, मेरा एक सोशल मीडिया पोस्ट बना दो। तो इंडिविजुअल जो काम आता है ना, एक एक छुटमुट काम अवॉइड कर दीजिए, मत कीजिए। बहुत लंबा टाइम तक नहीं कर पाएंगे, आपका टाइम बहुत खराब कर देंगे ये लोग। दूसरा पॉइंट है डोंट चीट देम। अपने क्लाइंट को चीट मत कीजिए। अब आप बोलो क्लाइंट को कौन चीट करता है? करते हैं, मैं भी करता था क्लाइंट को चीट। क्लाइंट को चीट कैसे करना होता है? जैसे कि किसी से काम उठा लिया और फिर किसी तीसरे को दे दिया कि वो कर देगा। अब क्लाइंट को तो एक तरह की गलतफहमी हो गई ना कि आप उसका काम कर रहे हो। अगर आप किसी से करवा रहे हो तो बता दो कि यार वो कर रहा है,
वरना ना क्लाइंट एकदम से बहुत ऐसा महसूस करता है कि उसका धोखा हो गया, मैं तो सोच रहा था कि तुम कर रहे हो, मैंने ऐसा गलती करी है, आप मत कीजिएगा। तो एक सर्टेन टाइम के बाद क्लाइंट इस चीज को पकड़ ही लेगा कि आप ये खुद नहीं कर रहे हो, किसी से बनवा रहे हो। और बहुत बार हो जाता था मेरे से ऐसा, फाइनली क्लाइंट बोल देता था कि योगेश तुम्हें नहीं करना था, तो मना कर देते, ऐसा फेस करना पड़ता है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, बता दीजिए कि मैं नहीं कर रहा या दूसरा कर रहा है, या खुद कर सको तो खुद कीजिए। एक और चीज़ है जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, डोंट आर्ग्यू विद योर क्लाइंट्स। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो बहुत समझदार हैं, क्लाइंट को समझा देंगे, मत समझाइए। एक लेवल तक आप उसको बस समझाइए कि भाई ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, बट बहस मत कीजिए, अपनी बात बड़े प्यार से रख दीजिए। जैसे कि मुझे अगर कोई क्लाइंट लगता था कि ये मेरी बात नहीं समझ रहा, तो मैं एक लाइन बोलता था कि देखो डिज़ाइन के हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, बाकी आपको जो सही लगे तो मैं वो कर दूंगा। लास्ट में क्लाइंट को अप रख दीजिए कि आप कहो तो मैं चेंज कर दूंगा। इससे क्या होगा, आपकी बात भी मान लेगा क्लाइंट कि हाँ यार, क्योंकि अपने ऊपर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, तो क्लाइंट कहेगा नहीं यार तुम कह रहे हो तो ठीक है, तुम कर दो। अपनी बात रख दी, क्लाइंट को बोलो हाँ सर अगर आप कहो तो मैं कर दूंगा। बहस नहीं कीजिए उनसे कि नहीं यही गलत है, यही ऐसा करूंगा, आपको कुछ नहीं पता, आप बेकार हो, मैं डिजाइनर हूँ, आप डिजाइनर हो कि मैं डिजाइनर हूँ। बहस मत कीजिए, किसी पे टाइम नहीं आपसे बहस करने का, 10 लोग लाइन में खड़े हैं, वो किसी और से करा लेगा। क्लाइंट को कभी भी ये मत बोलिए कि आपके पास बहुत सारा काम है, डोंट टेल देम कि बहुत सारा काम है मेरे पास, सिर्फ आपका अकेले का काम है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि मेरे पे और भी बहुत सारे काम है, आपका थोड़ी काम कर रहा हूँ। उसको नहीं मतलब कि आपके पास हजारों लोगों का काम है, उसको मतलब है कि आपका उसका काम पहले हो जाए। समझ में आ रहा है ये बात? बहुत सारे डिजाइनर्स गलती कर देते हैं, अभी मैं बिजी हूँ सर, आपका काम नहीं, बहुत सारे काम है मेरे पास, तो क्यों है। एक लास्ट चीज जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से आपको नहीं करनी चाहिए, जिसको बोलेंगे डोंट ब्रेक समवन्स रिलेशनशिप। किसी और के कनेक्शन, किसी और के रिलेशन को खराब मत कीजिए। फ्रीलांसिंग में लोग ऐसा अक्सर कर देते हैं। जैसे कि मैंने कोई प्रोजेक्ट उठाया किसी क्लाइंट से और मैंने अपने किसी फ्रीलांसर डिजाइनर को दे दिया। अब अगर मेरा वो फ्रीलांसर डिजाइनर सीधा क्लाइंट से कनेक्ट करे कि मैं आपका काम इतने में कर दूंगा, तो हो सकता है एक बार को आपका वो काम मिल जाए, बट लॉन्ग टाइम के लिए आप अपनी गेम गवा चुके होंगे। तो ये वाली गलती फ्रीलांसिंग में बिल्कुल मत कीजिएगा कि किसी के थ्रू अगर आपको काम आ रहा है तो उसका कनेक्शन मत बिगाड़िए। आप खुद से कोई नया क्लाइंट ले लीजिए, लेकिन किसी के कनेक्शन मत बिगाड़िए। एक और चीज जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, डोंट बेगर। किसी के आगे बहुत ज्यादा भीख मत मांगिएगा कि प्लीज मुझे काम दे दो, प्लीज मैं कई सालों से बेरोजगार हूँ, प्लीज मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, प्लीज। कोई नहीं देगा। उनके दिमाग में एक ही चीज आएगी कि भाई तेरे पे पहले से काम नहीं है, तो मतलब तो निकम्मा ही होगा, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं तेरे पे। और बहुत सारे बच्चे करते, मुझे भी मैसेज करते हैं सर प्लीज एक मौका दे दो, एक वीडियो बनवा लो, फ्री में बना देंगे। फ्री में बनाने वाली बात मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि अगर जरूरत लग रही है, क्लाइंट सैंपल वर्क आ गया, फोन पे डील हो गई है, अब फ्री की बात कर रहा है कि सैंपल दिखा दो, तो चल जाता है। सबको बोले जा रहे हो मैसेज करके कि प्लीज एक मौका दे दो, प्लीज एक मौका दे दो, तो कोई मौका नहीं देने वाला। बस आपको यही सारे पॉइंट ध्यान में रखने हैं अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने में। आप जॉब के साथ रहते रहते भी कर सकते हो। इन सारे पॉइंट्स पे काम करोगे, डेफिनेटली आप एक अच्छी फ्रीलांसिंग सेटअप लगा पाओगे, आपको अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। देखो मैंने ना छोटे क्लाइंट्स के साथ ये फाइबर वाला $1-2 वाला काम मैंने नहीं करा है, मैंने सीधा काम ही ऐसा करा है कि क्लाइंट से जाके मीटिंग वाला ही काम करा है। तो मेरे पास क्लाइंट भी बड़े लेवल के, मेरे वीडियो के प्रोजेक्ट रहते थे, तो मैं आपको वही गाइडेंस दे पाया हूँ। और ये चीज अगर आप बिल्ड करते हो, धीरे धीरे काम उठाइए, 2-4 लोगों की टीम बनाना शुरू कीजिए और आप अच्छी खासी अपनी छोटी एजेंसी रन कर सकते हैं। ऑल्दो एजेंसी रन करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं क्लाइंट लाने के। एजेंसी का तरीका ये वाला नहीं होता क्लाइंट लाने का, उनके अलग तरीके होते हैं, वहाँ का मॉड्यूल बहुत अलग होता है, एजेंसी का काम करने का प्रोसेस बहुत अलग होता है, वो मैं फिर कभी डिस्कस कर दूंगा। बट अगर आप एजेंसी में काम कर चुके हो तो आपको बात पता ही होगी और आप अच्छे से एक फ्रीलांसिंग सेटअप लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा क्या चीज़ आपको लग रहा है कि जो मिस हो गया, जो मुझे बताना चाहिए। कितनी काम की लगी वीडियो बताना है। और ये जो चीज़ें मैंने बताई, क्या ये आपको पहले से पता थी? और अगर जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो अपनी कुछ राय देना चाहें नए लोगों को, तो वो भी कमेंट में दे सकते हैं। ऐसी और भी कोशिश करूंगा कि काम की वीडियो आती रहे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।